स्टूडेंट्स वेलकम टू माय क्लास। स्टूडेंट्स आज का हमारा चैप्टर नंबर 9 केमिकल इक्विलिब्रियम और टॉपिक है लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन की डेफिनेशन और इसका इंट्रोडक्शन हमने पिछली क्लास में कर लिया है। आज हम इसकी एग्जाम्पल करेंगे। तो एग्जाम्पल करने से पहले हम इसे एक दफ़ा रिवाइज कर लेते हैं। लॉ ऑफ मास एक्शन, गोल्डबर्ग एंड वेग इन 1869 पुट फॉरवर्ड दिस लॉ। इस लॉ को 1869 में गोल्डबर्ग और वेग ने पेश किया। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द रेट एट विच अ सब्सटेंस रिएक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास एंड द रेट ऑफ अ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेस ऑफ द रिएक्टिंग सब्सटेंसेस। कह रहा है किसी चीज़ के रिएक्ट करने का रेट उस चीज़ की एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और किसी रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाली अशिया की एक्टिव मासेस के हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एक्टिव मास से क्या मुराद है? जनरली एन एक्टिव मास इज कंसिडर्ड एज द मोलर कंसंट्रेशन हैविंग यूनिट्स ऑफ मोल पर डीएम क्यूब। आमतौर पर एक्टिव मास मोलर कंसंट्रेशंस को कहा जाता है जिनका यूनिट मोल पर डीएम क्यूब है। एक्टिव मास इज एक्सप्रेस्ड एज स्क्वायर ब्रैकेट्स। एक्टिव मास को स्क्वायर ब्रैकेट्स में जाहिर किया जाता है। यहाँ तक हमने कल पढ़ लिया था। आज का हमारा टॉपिक यहाँ से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई एग्जाम्पल ले रहे हैं। कंसिडर अ रिवर्सिबल रिएक्शन ऑफ द टाइप। एक रिवर्सिबल रिएक्शन यहाँ पे आपको दिया हुआ है। इस रिएक्शन पे हम लॉ ऑफ मास एक्शन को अप्लाई करेंगे। इस रिएक्शन में हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, जबकि प्रोडक्ट है सी प्लस डी। और ये रिएक्शन चूंकि रिवर्सिबल रिएक्शन है, इसमें दो रिएक्शंस शामिल हैं। एक फॉरवर्ड रिएक्शन है। फॉरवर्ड रिएक्शन में ए रिएक्ट कर रहा है बी से और वो बना रहे हैं सी और डी। और रिवर्स रिएक्शन में सी और डी आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और ये बना रहे हैं ए और बी। तो ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल रिएक्शन है। इसमें दो रिएक्शंस इंक्लूड हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन है और दूसरा रिवर्स रिएक्शन है। अब हमने इस पे करना है लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई। लॉ ऑफ मास एक्शन क्या कहता है कि किसी रिएक्शन का रेट रिएक्ट करने वाली अशिया की एक्टिव मासेस के हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्टिव मास की, कि ए की एक्टिव मास होगी ए की मोलर कंसंट्रेशन और बी की एक्टिव मास होगी बी की मोलर कंसंट्रेशन। चूँकि एक्टिव मास को हम स्क्वायर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह सी की एक्टिव मास होगी सी की मोलर कंसंट्रेशन, यानी कि सी को हम ब्रैकेट में बंद कर देंगे तो उसे हम कहेंगे सी की मोलर कंसंट्रेशन। इसी तरह से डी की मोलर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हम सपोज कर रहे हैं, suppose molar concentration of A, molar concentration of B, molar concentration of C and molar concentration of D are the molar concentrations of, यानी कि मोल पर डीएम क्यूब इसका यूनिट है, of A, B, C and D respectively। यानी कि A की जो मोलर कंसंट्रेशन है, A के गिर्द हमने ब्रैकेट लगा देनी है तो वो A की मोलर कंसंट्रेशन बन जाएगी। और इसी तरह B की मोलर कंसंट्रेशन मैं यहाँ पे हाईलाइट कर रहा हूँ, ये ए की मोलर कंसंट्रेशन है। इसी तरह यहाँ से ये बी की मोलर कंसंट्रेशन, इसी तरह सी की मोलर कंसंट्रेशन और इसी तरह डी की मोलर कंसंट्रेशन। ये हमारे पास मोलर कंसंट्रेशंस हैं। अब जो लॉ ऑफ मास एक्शन है वो ये कहता है कि किसी रिएक्शन का रेट उसमें रिएक्ट करने वाली अशिया की एक्टिव मास के हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब जो ऊपर रिएक्शन दिया हुआ है ये वाला रिएक्शन, इस रिएक्शन में चूंकि दो रिएक्शंस हैं, एक फॉरवर्ड रिएक्शन है एक रिवर्स रिएक्शन है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की। फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड कर रहा है? फॉरवर्ड रिएक्शन में दो चीज़ें रिएक्ट करने वाली हैं, एक है ए और दूसरी है बी। फॉरवर्ड रिएक्शन में ये दो चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं, तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होगा वो ए की मोलर कंसंट्रेशन और बी की मोलर कंसंट्रेशन, यानी ए की एक्टिव मास और बी की एक्टिव मास के हासिले ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम बात करते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक
द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रफ्तार है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की मोलर कंसंट्रेशन इनटू बी की मोलर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे हमारे पास जो फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ए की मोलर कंसंट्रेशन इनटू बी की मोलर कंसंट्रेशन। तो ये अब यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी है, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हमने करना है ख़त्म। तो प्रोपोर्शनैलिटी को जब भी हम ख़त्म करते हैं हमारे पास इक्वालिटी आ जाती है और साथ में कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पे हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म किया, जब हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म किया तो हमारे पास ये इक्वालिटी आ गई और साथ में कांस्टेंट आ गया। अब यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो के एफ है। के एफ यहाँ पे कांस्टेंट क्यों लिया है? क्योंकि ये रिएक्शन फॉरवर्ड है। फॉरवर्ड रिएक्शन में ए और बी रिएक्ट करके सी और डी बना रहे हैं। तो फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रफ्तार है वो रिएक्ट करने वाली अशिया की एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब रिएक्ट करने वाली जो अशिया यहाँ पे हैं वो ए और बी है फॉरवर्ड रिएक्शन में। इस वजह से फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो ए की मोलर कंसंट्रेशन और बी की मोलर कंसंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा वो के एफ इस वजह से लगा रहे हैं चूँकि रिएक्शन फॉरवर्ड है। स्टूडेंट्स ये चीज़ आपने याद रखनी है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन अब हमारे पास आया है इज इक्वल टू के एफ इंटू ए की मोलर कंसंट्रेशन इंटू बी की मोलर कंसंट्रेशन। स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं रिवर्स रिएक्शन की। सिमिलरली रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी मोलर कंसंट्रेशन इनटू डी मोलर कंसंट्रेशन। यानी कि जो रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन है, रिवर्स रिएक्शन में चूंकि ये वाली चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं, सी रिएक्ट कर रहा है डी से, तो जो रिवर्स रिएक्शन का रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा सी की मोलर कंसंट्रेशन इनटू डी की मोलर कंसंट्रेशन के। अब यहाँ पे भी हम प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करते हैं और जब हम प्रोपोर्शनैलिटी को ख़त्म करेंगे तो इक्वालिटी आ जाएगी। यहाँ पे अब इक्वालिटी आई है और साथ में एक कांस्टेंट आ गया है के आर। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी ख़त्म होती है तो कांस्टेंट आ जाता है। यहाँ पे कांस्टेंट के आर है रिवर्स रिएक्शन के लिए। चूँकि ये रिवर्स रिएक्शन है इस वजह से यहाँ पे जो कांस्टेंट है वो है के आर। तो अब हमारे पास रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन वो आया है बराबर, ये रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज इक्वल टू के आर इंटू सी की मोलर कंसंट्रेशन इंटू डी की मोलर कंसंट्रेशन। तो इस तरह अब हमारे पास फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो बराबर आया है के एफ इंटू ए मोलर कंसंट्रेशन इंटू बी मोलर कंसंट्रेशन, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन ये बराबर आया है के आर इंटू सी मोलर कंसंट्रेशन इंटू डी मोलर कंसंट्रेशन। अब यहाँ पे वो आपको बता रहा है के एफ एंड के आर द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट ऑफ द फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शंस रिस्पेक्टिवली। के एफ और के आर के बारे में बता रहा है, मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको कि के एफ कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और के आर कांस्टेंट है रिवर्स रिएक्शन के लिए। अब वो बात कर रहा है इक्विलिब्रियम की। एट इक्विलिब्रियम स्टेट आपको पता है इक्विलिब्रियम की हालत में फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट है वो रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर होता है। हम डायनामिक इक्विलिब्रियम को पढ़ के आए हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। ये चीज़ हमने डायनामिक इक्विलिब्रियम में पढ़ी हुई है पीछे कि डायनामिक इक्विलिब्रियम की हालत में फॉरवर्ड रिएक्शन का जो रेट होता है वो रिवर्स रिएक्शन के रेट के बराबर होता है। यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखना है। तो इक्विलिब्रियम की हालत में रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। अब हमारे पास रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आया था के एफ इंटू ए की मोलर कंसंट्रेशन इंटू बी की मोलर कंसंट्रेशन, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन आया है के आर इंटू सी की मोलर कंसंट्रेशन इंटू डी की मोलर कंसंट्रेशन। अब इनकी जगह पे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की जगह पे भी हम उसकी वैल्यू लगा देंगे और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की जगह पे भी उसकी वैल्यू लगा देंगे। चलें जी, यहाँ पे उसने वैल्यूज़ लगा दी हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन चूँकि आपको पता है के एफ इंटू ए की मोलर कंसंट्रेशन इंटू बी की मोलर कंसंट्रेशन इसके बराबर है, और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन बराबर है के आर इंटू सी की मोलर कंसंट्रेशन इंटू डी की मोलर कंसंट्रेशन। ये हमारे पास था, हमने इसकी वैल्यू लगा दी। अब हम इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करते दौरान हमने क्या करना है कि जो ए की मोलर कंसंट्रेशन इंटू बी की मोलर कंसंट्रेशन है ये यहाँ पे के एफ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे
और इसी तरह जो के आर है वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको हम दूसरी साइड पे जाके डिवाइड कर देंगे। चलें जी, करते हैं डिवाइड। जब हम इसको दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा, हमारे पास रिलेशन आ जाएगा के एफ ओवर के आर। और जब ए की मोलर कंसंट्रेशन इंटू बी की मोलर कंसंट्रेशन को दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो हमारे पास ये वाला रिलेशन आ जाएगा, सी की मोलर कंसंट्रेशन इंटू डी की मोलर कंसंट्रेशन ओवर ए की मोलर कंसंट्रेशन इंटू बी की मोलर कंसंट्रेशन। फ्रेंड्स, अब आपने एक चीज़ याद रखनी है, चूंकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम की हालत में है, इस वजह से जो के एफ ओवर के आर है इसकी जगह पे एक और कांस्टेंट आ जाएगा और उस कांस्टेंट को हम कहेंगे के सी। चूँकि रिएक्शन है इक्विलिब्रियम की हालत में, इसे हम कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। नेक्स्ट वो बात भी कर रहा है, के सी इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज, और इसको हम अब इस तरह रिप्रेजेंट करेंगे। अब ऊपर जहाँ पे ये वाली वैल्यू आपको नज़र आ रही है कि के एफ ओवर के आर इज इक्वल टू सी की मोलर कंसंट्रेशन इंटू डी की मोलर कंसंट्रेशन ओवर ए की मोलर कंसंट्रेशन इंटू बी की मोलर कंसंट्रेशन। अब हमने के एफ ओवर के आर की जगह पे हमने वैल्यू लगा देनी है के सी। तो नेक्स्ट हम वैल्यू लगाते हैं, देखते हैं क्या आता है। तो के सी की जब हमने वैल्यू लगा दी तो यहाँ पे अब हमारे पास रिलेशन आ गया है, के एफ ओवर के आर की जगह पे आ गया के सी, और ये है इक्वल सी की मोलर कंसंट्रेशन इंटू डी की मोलर कंसंट्रेशन ओवर ए की मोलर कंसंट्रेशन इंटू बी की मोलर कंसंट्रेशन। अब आपको पता है कि सी और डी ये प्रोडक्ट्स की तरफ थे, तो आप कह सकते हैं कि प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन ओवर ये ए की मोलर कंसंट्रेशन और डी की मोलर कंसंट्रेशन ये रिएक्टेंट्स की तरफ थे, तो आप इसकी जगह पे नीचे लिख सकते हैं रिएक्टेंट्स। तो ये के सी हमारे पास आ गया प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशन ओवर रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन। फ्रेंड्स, आज हमने केसी को ड्राइव करना था, वो हमने कर लिया है। अगली क्लास में इंशाल्लाह एक जनरल रिएक्शन को सॉल्व करेंगे, जनरल रिएक्शन की मदद से केसी को ड्राइव करेंगे। आपने यहाँ तक अच्छे तरीके से इसको प्रिपेयर करना है। फ्रेंड्स, आज के टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन है डिफाइन लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन की तारीफ करें, तो इसमें आपने डेफिनेशन करनी है कि किसी एक चीज़ के रिएक्ट करने का रेट उसकी एक्टिव मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और किसी रिएक्शन का रेट उस रिएक्शन में रिएक्ट करने वाली अशिया की एक्टिव मासेस के हासिल ज़रब के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एक्टिव मास। तो इसमें आप बता देंगे कि एक्टिव मास एक्चुअली मोलर कंसंट्रेशंस हैं और इसका यूनिट मोल पर डीएम क्यूब, और इन्हें स्क्वायर ब्रैकेट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन एक्टिव मास एंड रेट ऑफ अ रिएक्शन। एक्टिव मास और रेट ऑफ रिएक्शन में क्या रिलेशन है। तो एक्टिव मास और रेट ऑफ रिएक्शन में रिलेशन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का, यानी कि जितनी एक्टिव मास ज़्यादा होगी रेट ऑफ रिएक्शन भी उतना ही ज़्यादा होगा। फ्रेंड्स, पंजाब टेक्स्ट बुक जहाँ से आपने इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है। फ्रेंड्स, आज हमने एक एग्जाम्पल ली है और उसकी मदद से केसी को ड्राइव किया है। मैंने रेड बॉक्स के अंदर हाईलाइट कर दिया है, आपने इसको यहाँ से अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। Thank you, students.